हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो हम क्लास ले रहे हैं ये पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो तीनों सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो अभी का ये जो हमारा क्लास चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ये तीनों सेमेस्टर के बच्चे के लिए अत्यंत जरूरी है। VI, HI और IDD ये तीनों के लिए जरूरी है क्योंकि ये सामान्य पेपर है। ठीक है, तो मैंने कई क्लास आप लोगों के सामने इस चैप्टर का मैंने रखा है। मैं एकदम सीनियरिटी से पेज वाइज पेज आप लोगों के सामने क्लास लेकर आ रहा हूं ताकि इस किताब को पूरा हमको खत्म करके अगली किताब को शुरू करना है। ठीक है, इसीलिए एक भी क्लास यानी वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग प्रतिदिन हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिव्यांगता। ठीक है, आज हम स्पेशल केवल दिव्यांगता पर बात करेंगे। अब दिव्यांगता जब खत्म होगा तो मानसिक मंदता, दृष्टि बाधिता, इसके बाद जो हियरिंग इंपेयरमेंट का होता है उसका, तीनों का हम अध्ययन करेंगे बारी बारी। तो पहले हमको ये समझना है, परीक्षा में आ जाए कि दिव्यांगता क्या है, दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, दिव्यांगता कैसे उत्पन्न होती है, इत्यादि पर आज हम बढ़िया से चर्चा करेंगे कि आखिर दिव्यांगता है क्या। ठीक है, पहले इसको किस नाम से जानते थे? विकलांगता के नाम से। देखिए, दिव्यांगता जिसे विकलांगता के रूप में भी जाना जाता है। दिव्यांगता को किस रूप में जाना जाता था? पहले विकलांगता के रूप में जाना जाता था। एक सामाजिक अवधारणा है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को संदर्भित करती है। विकलांगता किसको इंडिकेट करती है? जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो या भावनात्मक रूप से विकलांग हो, उसको ये इंडिकेट करती है। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा बल्कि सामाजिक समावेशिता और मानव अधिकारों से भी जुड़ा है। इस लेख में हम दिव्यांगता के विभिन्न पहलू, इसके प्रकार, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे कि दिव्यांगता के विभिन्न पहलू, इसके प्रकार और सामाजिक दृष्टिकोण, शिक्षा में समावेशिता, विशेष शिक्षा की आवश्यकता, जागरूकता और समर्थन प्रणाली पर हम आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता के कितने प्रकार होते हैं? दिव्यांगता को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दिव्यांगता को क्या किया गया है? बहुत से श्रेणियों में क्लासिफिकेट किया गया है। पहला है शारीरिक विकलांगता। इसमें पहला कौन आता है? शारीरिक विकलांगता। इसमें अंगों की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी या मोटर कौशल में कठिनाई, जैसे मान लीजिए कि अंगों में कमी, पैर से कोई विकलांग है, कोई हाथ से विकलांग है, या मांसपेशियों किसी की बीमारी के कारण, या मोटर कौशल दिमाग से, इत्यादि सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। कठिनाई शामिल है जैसे पैरालाइसिस, किसी को लकवा हो जाता है ना, पैरालाइसिस उसको बोलते हैं। एम्पुटेनियस, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी इत्यादि इसमें आती है। ठीक है, दूसरा क्या है? दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता में व्यक्ति का दृष्टि का पूर्ण या आंशिक अभाव होता है। इसे निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है? दृष्टिहीनता। दूसरा है दृष्टि में कमी, पूर्ण दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित। ठीक है, अगला है श्रवण बाधिता। यह सुनने की क्षमता में कमी या पूरी तरह से सुनने में असमर्थता को संबंधित करती है। श्रवण बाधिता किसको
इंडिकेट करती हैं। सुनने की क्षमता में कमी या पूरी तरह नहीं सुनने की क्षमता, ये क्या है? श्रवण बाधिता है। इसमें शामिल है हल्की श्रवण हानि, गंभीर श्रवण हानि। और चौथा क्या है? मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता जिसको आईडीडी के वालों के लिए है, एमआर जिसको कहते हैं मेंटली रिटार्डेशन। मानसिक विकलांगता में विकासात्मक, सीखने संबंधी तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शामिल होती हैं, जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है। अब पांचवा क्या है? 5 नंबर, भावनात्मक विकलांगता। ठीक है। इसमें व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति में अस्थायी कठिनाइयां शामिल होती है, जैसे चिंता विकार, अवसाद। ठीक है। अब है दिव्यांगता का सामाजिक दृष्टिकोण। दिव्यांगता के प्रति हमारे समाज का क्या दृष्टिकोण है? मान लीजिए कि परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में आप लिखिए, तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। दिव्यांगता को केवल एक चिकित्सा स्थिति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक चुनौती के रूप में भी समझना आवश्यक है। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कई पूर्वाग्रह और भेदभाव होते हैं, जो उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सामाजिक जागरूकता और समर्थन की आवश्यकता है। इस जो प्रेरणा को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता है? सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा की। अब है शिक्षा में समावेशिता। समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमता कैसी भी हो, समान अवसर दिया जाए। समावेशिता केवल एक नीति नहीं, बल्कि यह एक सिद्धांत है जो शिक्षा के क्षेत्र में सभी के लिए समानता सुनिश्चित करती है। समावेशिता का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि मतलब इसका मतलब कि सभी को, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, सभी को समान शिक्षा का अवसर दिया जाए। ठीक है। अब है समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या है। अब आपसे मान ली कोई पूछ देगा कि समावेशी शिक्षा के क्या क्या एडवांटेज है, लाभ क्या क्या है, तो क्या क्या लाभ है? सामाजिक समावेशिता। दिव्यांग बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वे अन्य बच्चों के साथ समय बिताते हैं, जिससे समाज में विविधता का सम्मान बढ़ता है। मान लीजिए कि समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सामान्य स्कूलों में भी विशेष बच्चों का पढ़ाई होना। तो जब सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा? समाज में एक प्रकार की एकरूपता आएगी, मतलब दोनों बच्चे साथ साथ रह रहे हैं, इससे समाज का हौसला बढ़ेगा और जो उस प्रकार के बच्चे हैं उसके परिवार का भी बढ़ेगा। व्यक्तिगत विकास। समावेशी वातावरण में बच्चे आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। इसमें और क्या होता है कि उनका व्यक्तिगत विश्वास और हौसला भी बढ़ता है। तीसरा है विशेष कौशल का विकास। मतलब विशेष शिक्षण विधियों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के कौशल में सुधार होता है। अगर वो साथ साथ रहते हैं तो उनमें कौशल का भी विकास होता है। ठीक है। अब है विशेष शिक्षा की आवश्यकता। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। ये तो आप लोगों को पता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा डीएड स्पेशल कार्यक्रम ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है जो दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को समझते हैं। जो ये डीएड स्पेशल कोर्स होता है, इससे क्या होता है कि ऐसे टीचरों को प्रशिक्षित किया जाता है जो सामान्य बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है? कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसे है व्यक्तिगत पाठ्यक्रम।
प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम के अनुकूलित किया जाता है। विशेष शिक्षा में क्या है कि प्रत्येक बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलित किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कक्षा में कोई पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चा है और कोई अल्प दृष्टिबाधित बच्चा है, तो एक समान पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ पाएगा। मान लीजिए कि बच्चा वो अल्प दृष्टिबाधित है और सुनता भी कम है, तो उसके लिए अलग लर्निंग मटेरियल होगा इत्यादि। यानी विशेष बच्चों के परीक्षण के उपरांत उसे शिक्षा का पाठ्यक्रम मुहैया इसमें कराया जाता है। संवेदनशील शिक्षण विधियां शिक्षकों को मल्टी सेंसरी शिक्षण, दृष्टि सहायता और व्यवहारिक अनुभव उपयोग करना होता है। इसमें क्या होता है कि अनुभव जिसको कहते हैं, स्पर्श, इसमें स्पर्श विधि, अनुभव विधि और दृश्य सहायता, जो देखने वाली चीजें होती हैं, इत्यादि सबों का समावेशन करके बच्चों को पढ़ाने लायक लर्निंग मटेरियल पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन, ये क्या है? दिव्यांग बच्चों के लिए एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाना आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है? एक सकारात्मक और सुविधाजनक, जिसको क्या कहते हैं, सहायक वातावरण बनाना आवश्यक है, ताकि अपनी वे क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। ठीक है। अब है जागरूकता और समर्थन प्रणाली। दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाना समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जागरूकता अभियानों और कार्यशालाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को दिव्यांगता के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा के माध्यम से। स्कूलों में दिव्यांगता के बारे में विशेष पाठ्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। ठीक है। अगला है सामाजिक मीडिया। डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग कर जागरूकता फैलाना, जैसे कि वीडियो, लेख और पोस्टर। सामाजिक मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता अभियान फैलाया जाता है। देखे ना आप लोग, जैसे डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग कर जागरूकता फैलाना, वीडियो, लेख, पोस्टर इत्यादि के जरिए। तीसरा है सामुदायिक कार्यक्रम। स्थानीय स्तर पर कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना, जहां लोग दिव्यांग व्यक्तियों के साथ बातचीत कर सके। सामुदायिक कार्यक्रम होता है जैसे पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, तो वहां ऐसे लोगों को इकट्ठा होना जहां लोग दिव्यांग बच्चों के साथ अच्छी से बातचीत कर सके। ठीक है। अब है दिव्यांगता के अधिकार। मान लीजिए कि दिव्यांगता के क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि दिव्यांगता के कौन कौन से अधिकार है। अधिकार होता है ना? दिव्यांगता के कौन कौन से अधिकार है, आपसे परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाए लघुतरीय चाहे दीर्घोत्तरीय में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है कि दिव्यांगता के कौन कौन से अधिकार है। तो जब आप क्लास देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। क्या हुआ है? भारत में दिव्यांगों के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। इसमें पहला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसमें क्या है? यह कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक समावेशिता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अगला क्या है? आरटीआई अधिनियम 2009। इस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया है। अब आपसे कोई पूछ देगा क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और का अनिवार्य कर दिया गया है, तो क्या होगा?
आरटीआई अधिनियम 2009। तो इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है कि दिव्यांगता एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है जिसे समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। ठीक है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। यदि समाज दिव्यांगता के मुद्दों पर ध्यान देगा तो इसमें एक सामाजिक चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा तो हम एक समावेशी और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा ये दिव्यांगता के बारे में जानकारी थी यहीं पर समाप्त होती है। अब इससे क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन संभावित आने वाले संभावित आपकी इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है दिव्यांगता का सही परिभाषा क्या है। दिव्यांगता का सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है मानसिक समस्या। देखिए थोड़ा टाइप करने में ऑप्शन ए इस साइड चला गया है क्वेश्चनों में, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या है मानसिक समस्या, बी शारीरिक और मानसिक चुनौतियां, सी सामाजिक समस्या, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शारीरिक और मानसिक चुनौतियां। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है दिव्यांगता के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। जो दिव्यांगता के प्रकार मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया उसमें इनमें से कौन नहीं है। शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, भावनात्मक विकलांगता, सामान्य विकलांगता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामान्य विकलांगता। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक विकलांगता का एक उदाहरण क्या है। शारीरिक विकलांगता ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शारीरिक विकलांगता। अब देखिएगा इसमें सभी विकलांगता है, लेकिन अब सोचिए ऑटिज्म दिया है, दृष्टिहीनता दिया है, पैरालिसिस दिया है, डी चिंता विकार दिया है। तो इसमें से सही आंसर कौन होगा। ऑप्शन सी पैरालिसिस, जिसको शारीरिक विकलांगता के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी पैरालिसिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है भेदभाव बढ़ाना, बी सामाजिक समावेशिता बढ़ाना, सी पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, डी शिक्षा का अधिकार छीनना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक समावेशिता को बढ़ाना। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 5। विशेष शिक्षा बीएड स्पेशल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ये सरकार ने या आरसीआई जिसको चला रही है, तो ये डीएड स्पेशल एजुकेशन का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है सामान्य बच्चों की शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना, केवल शारीरिक शिक्षा, सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप लोग
सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आती है। अब पैरालिसिस क्या किस में आती है, शारीरिक विकलांगता में। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आती है, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, श्रवण बाधिता, दृश्य विकलांगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दृश्य विकलांगता। मतलब कि दृष्टिहीनता किस में आती है, दृश्य विकलांगता में आती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है। पहला सामाजिक मीडिया, डी पुस्तकें, सी समाचार पत्र, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ऑप्शन देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, शिक्षा का अधिकार छीनने के लिए, कि सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देना, कि केवल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बनाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्क्रीन पर क्या है। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसको तो आप लोग पता है कि समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इस पर मैंने कई बार चर्चा कर दिया हूं, ताकि क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता है, बार बार पूछा जाता है। उसी में से पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में क्या क्या शामिल है। सभी बच्चों का समान अवसर प्रदान करना, केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, कि डी है भेदभाव करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षकों के लिए दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में विशेष शिक्षण विधियों का क्या महत्व है। ठीक है। ऑप्शन कह दिया है बच्चों की कठिनाई में डालना, बी उनके कौशल में सुधार करना, सी सामान्य विधियों का उपयोग करना, कि डी केवल परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके कौशल में सुधार करना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑटिज्म किस प्रकार की विकलांगता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ऑटिज्म किस प्रकार की विकलांगता है, शारीरिक, बी मानसिक, सी श्रवण, डी दृश्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑटिज्म एक मानसिक विकलांगता है, ऑप्शन बी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने का सही तरीका क्या है। भेदभाव करना, कार्यशालाएं आयोजित करना, शिक्षा को कठिन बढ़ाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कार्यशालाएं आयोजित करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का उदाहरण है।
पहला है उदाहरण नहीं है, ठीक है। पहला है डाउन सिंड्रोम, बी मोटापे, सी दृष्टिहीनता, डी मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोटापे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को दंडित करना, बी बच्चों का समर्थन करना, सी केवल सामान्य बच्चों को ध्यान में रखना, डी शिक्षा को कठिन बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चों का समर्थन करना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक समावेशिता का अर्थ क्या अर्थ है? सामाजिक समावेशिता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए भेदभाव बढ़ाना, बी है सभी के लिए समान अवसर, सी दिव्यांग व्यक्तियों को अलग करना, डी केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिव्यांगता का सामाजिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है? पहला है चिकित्सा, बी है सामाजिक चुनौतियां, सी कानूनी मुद्दे, डी आर्थिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सामाजिक चुनौतियां, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में तकनीकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? केवल प्रारंभिक विधियों द्वारा उपयोग करके, कि ऑप्शन बी डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन शिक्षण, कि ऑप्शन सी बच्चों को तकनीक से दूर रखना, कि डी केवल खेल गतिविधियों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन शिक्षण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संवेदनशील शिक्षण विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? जो संवेदनशील शिक्षण विधि हैं उनमें से कौन सी शामिल है? पहला है मल्टी सेंसरी शिक्षण, बी केवल सुनने पर आधारित शिक्षण, सी केवल लिखित सामग्री, डी खेल आधारित शिक्षा। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन ए मल्टी सेंसरी शिक्षण, ठीक है। इसका ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, दिव्यांग व्यक्तियों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून है? ठीक है, बाल श्रम अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अब है क्वेश्चन नंबर 20, सकारात्मक शिक्षा वातावरण में क्या शामिल होता है? ठीक है, ऑप्शन है केवल प्रतिस्पर्धा, बी सहायक और सहयोगात्मक वातावरण, सी भेदभाव, डी केवल सामान्य बच्चों का ध्यान। तो इसमें क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सहायक और सहयोगात्मक वातावरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में किसका योगदान है? ठीक है, ऑप्शन है केवल सरकार, बी समाज का हर व्यक्ति, सी केवल शिक्षकों, डी केवल माता पिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समाज का हर व्यक्ति। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22,
दिव्यांगता के सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, पहला है भेदभाव को बढ़ावा देना, बी जागरूकता और शिक्षा, सी केवल चिकित्सा उपचार, डी समाज को अलग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जागरूकता और शिक्षा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्या है? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पढ़ाई का दबाव, सहायक वातावरण, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी शारीरिक गतिविधियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सहायक वातावरण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24। समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? जो समावेशी शिक्षा है इसका प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों के बीच भेदभाव, बी सामाजिक कौशल का विकास, केवल परीक्षा के लिए अध्ययन, डी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक कौशल का विकास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता का एक तरीका क्या है? ठीक है, पहला है कार्यशालाएं और सेमिनार, बी बच्चों को अकेला छोड़ना, सी केवल वीडियो गेम्स, डी शिक्षण को कठिन बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्यशालाएं और सेमिनार। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 26। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है? पाठ्यक्रम का अभाव, समर्पित शिक्षकों की कमी, केवल भौतिक संसाधन की सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। दिव्यांग बच्चों के शिक्षण में रचनात्मकता का क्या महत्व है? ठीक है, केवल मौखिक शिक्षा, विचारशीलता और नवाचार, केवल लिखित सामग्री, डी सामान्य शिक्षण विधियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विचारशीलता और नवाचार। अब है क्वेश्चन नंबर 28। दिव्यांगता के अधिकारों की सुरक्षा में किसका योगदान है? ऑप्शन ए है समाज, बी सरकार, सी सभी उपरोक्त, डी केवल शिक्षकों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सभी उपरोक्त। मतलब कि दिव्यांगता के अधिकारों की सुरक्षा में समाज का भी योगदान है, सरकार का भी है और शिक्षकों का भी है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सभी उपरोक्त। अब है क्वेश्चन नंबर 29। दिव्यांगता का चिकित्सा दृष्टिकोण क्या है? दिव्यांगता का चिकित्सा दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक दृष्टिकोण, बी केवल शारीरिक उपचार, सी विकलांगता को दूर करना, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए 30। लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा में सामूहिक सहयोग का क्या महत्व है? ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा में सामूहिक सहयोग का क्या महत्व है? ऑप्शन है केवल प्रतिस्पर्धा, बी सभी के लिए उपयोगी सहयोगी वातावरण, सी भेदभाव, डी सामान्य बच्चों का ध्यान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सभी के लिए एक सहयोगी वातावरण। ठीक है, तो आज का हमारा ये एमसीक्यू भी क्वेश्चन खत्म होता है। फिर मैं अगले दिन नेक्स्ट क्लास में
इसके बाद के जो पाठ्यक्रम में शामिल टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों के सामने लेकर हम हाजिर होंगे। अब इसके आगे अब मानसिक मंदता है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक टॉपिक पर कम से कम विस्तृत चर्चा हो जाए और उसके एमसी क्वेश्चन और आंसर हल हो जाए, ताकि आप लोगों की परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ठीक है, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने इस टॉपिक के आगे जो पाठ्यक्रम में टॉपिक शामिल है उसको लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।